है। डीबीटी एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसमें कि इम्पल्सिविटी जो है या इमोशनली हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, उसको हम मैनेज नहीं कर पाते अपने इमोशंस को इतने एकदम दो पोल्स में जब हमारे इमोशंस रिएक्ट कर जाते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना। तो डीबीटी ये टेक्निक थेरेपी जो है इसके थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों में जो सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं वो वजह यही है कि बच्चे इम्पल्सिव हो रहे हैं। और वजह ये है कि सोशल मीडिया में जब वो रील्स देखते हैं, इंस्टा पे वीडियोस देख रहे होते हैं तो उसमें मतलब कंटिन्यूस देखे जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उनके ब्रेन पे पड़ रहा है। कि सबसे पहले तो ना हम जैसे टीन एज में बच्चे ना जस्ट एक अट्रैक्शन होता है और उसी को प्यार समझ लेते हैं और शादी कर लेते हैं। तो ये रोके थोड़ा प्रैक्टिकल भी बने, थोड़ा मैच्योर होकर के डिसीजन ले। फर्स्ट साइट लव ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा चीजों को समझे। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। थैंक यू दिया जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और दर्शकों के सामने आज ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में एक सेशन रखा इसके लिए। थैंक्स। और मैं अपने बारे में ये बताऊंगी कि आई एम डॉक्टर रूपल शाह। आई एम सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग इन सर्वोदय हॉस्पिटल. I have experience in this field since more than 15 years. So मैम अभी आपका क्लिनिक कहाँ पे है? Now I'm working in सर्वोदय हॉस्पिटल, गौर सिटी 2. सो जैसे अभी हमने बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेके, तो सबसे पहला जो मेरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि आज के टाइम पे लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेंट के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वो पागल है। या अगर कोई नॉर्मल से हम भी हैं या कोई भी एक जाएगा जनरली भी अपना कंसल्टेंट करने जाएगा तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये पागल हो गया है, इसको मेंटली कुछ इशू है इसलिए जा रहा था। आई थिंक ये मिथ है, ये रियलिटी है। मतलब नॉर्मली पेशेंट आ सकते हैं ना। नाइस क्वेश्चन। सी, यहाँ पे क्या होता है, लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के, जिसमें आपने बताया कि लोग सोचते हैं कि पता नहीं पागल हो गया है, मेंटल वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जो लोग यूज करते हैं जिससे हम ट्रॉमाटाइज फील करते हैं, हम एक प्रकार से बाइकआउट हो जाते हैं एक नॉर्मल पॉपुलेशन से। इसलिए लोग जो है जाना ही नहीं चाहते हैं, उनको इवन मेंटल हेल्थ के बड़े इश्यूज भी है तब भी वो जाना नहीं चाहते। तो दिस इज मिथ। एक लोगों के माइंड में रहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं एक कंसल्ट लेने के लिए, तो माइंड लोगों को रहता है कि अच्छा ठीक है वो मेरे से बात कर रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बातें तो हम घर पे भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के बीच भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में। आज मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया था तो वो वही बता रहे थे कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा आप बिजी हो जाओगे, कुछ हॉबीज में अपना मन बहला लोगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। जबकि वो 3-4 साल से अब मतलब सफ़र कर रही है इन चीज़ों से। स्टिल फैमिली मेम्बर्स ऐसा सोचते हैं। अगर ठीक होना ही होता तो क्या 3-4 साल में फिर वो ठीक नहीं हो जाती? क्या वो खुद भी नहीं समझती है कि हाँ मुझे ये चीज़ें कर लेनी चाहिए जिससे मैं बेहतर महसूस करूँगी? लोग फैमिली मेंबर्स, अगर हम फैमिली की बात करें तो ना फैमिली में तो इतना बड़ा इशू है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है मेंटल, हमें फील हो रहा है कि नहीं हमें डॉक्टर की कंसल्ट की जरूरत है, तो लोग पहले फैमिली ये बोले कि तुम्हारे पूजा पाठ के चक्कर में हो रहा है, तुम एक बार मंदिर में हाथ जोड़ लो, दिया जला लो, सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारे देवी देवता है, तुम पे नजर लग गई है। तो ये भी बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ अगर किसी को ऐसा फील हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, मेरा ये मानना है। आई थिंक बिल्कुल सही कहा। इसमें ना दोनों तरफ से आती है प्रॉब्लम्स। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ देवी देवताओं का कोप है, उनका श्राप लगा है, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, इस वजह से ये हो गया। मतलब ये एक्सट्रीम लेवल का सोचते हैं। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जैसे ओसीडी है, सिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसमें मैनिक एपिसोड्स आते हैं, तो उसमें भी लोग नजरअंदाज कर देते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को, और फिर ये प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है जो लाइफ लॉन्ग के लिए उनके साथ रहती है। दूसरा ये भी होता है इसका एस्पेक्ट कि कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं हाँ थोड़ी सी पूजा कर लो, ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, क्या जरूरत है कुछ और करने की, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तुम कुछ करती नहीं हो ना इसलिए ऐसा होता है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लोगे तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आपको अगर डेंगू है, आपको टाइफाइड है, आपको ये बोला जाए हाँ बस क्रोसिन खा लो ठीक हो जाएगा, या जस्ट आराम कर लो ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसी बात है।
हम आजकल लोगों ने तो ये बहुत नॉर्मल बना दिया है, किसी को फीवर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, पैरासिटामोल दे दो, क्रोसिन की तरह यही चीज हो रही है। तो अभी तक की आपने इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो कौन कौन से मोस्ट कॉमन केसेस हैं जो अभी तक आपके पास आए जो बहुत कॉमन हो? अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी जो आते हैं केसेस वो ये आते हैं कि बच्चों के काफ़ी आते हैं। और आपने देखा है कि कोविड के बाद जैसे स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल में सोशल मीडिया है, यूट्यूब की रील से ये देखना और ये इतना लंबा समय देखना जिससे एडिक्शन हो जाता है। तो ये इश्यूज भी बढ़ गए हैं और इनकी वजह से दूसरे इश्यूज भी बढ़ गए जिसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव हो जाना, बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर हम डायग्नोज करते हैं तो एडीएचडी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और एक दूसरा अभी जो बढ़ गया है वो ये है, नॉर्मली ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बचपन से ही प्रॉब्लम होती है उनमें। लेकिन अब ये देखा जा रहा है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके ब्रेन में ये डिफेक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑटिज्म। तो वर्चुअल ऑटिज्म है। तो ये भी इश्यूज है। फिर बच्चों में एलडी है, स्लो लर्निंग इश्यूज है, जैसे कि आईक्यू थोड़ा सा कम पाया जाना। बिहेवियरल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, टेम्पर टैंट्रम है, एंगर इश्यूज है, सोशल एंटी सोशल बिहेवियर घर में माँ बाप की सुनते नहीं बच्चे, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मनमानी करते हैं। स्पेशली टीनेजर जो होते हैं 10 से 15 साल के बच्चे, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसी इसमें जब गर्ल्स होती है उसमें पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम्स भी बहुत पाई जाती है, जिसमें कि जो बच्चे हैं वो बेसिकली उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो जिसके वजह से उनको एंगर बर्स्ट होता है, उनकी ये इशू उस वजह से आ रहे होते हैं। लेकिन पेरेंट्स समझते ही नहीं है कि ये इस वजह से आ रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। और आज की तारीख में भैया बच्चे या पेरेंट्स सोचते ही नहीं है कि हाँ ज़रूरत भी है गाइडेंस लेने की। इस एज में गाइडेंस ले लेंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हम कहीं ना कहीं आज अभी भी देखा जाता है कि बच्चों का बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ वैसा नहीं होता है, वो किस रीजन से होता है? यस, दिस इज ट्रू। बच्चों का आज की तारीख में पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा बॉन्ड ना होने का कारण ये है कि पेरेंट्स भी दोनों वर्किंग है, फैमिली में थर्ड पर्सन कोई है नहीं, तो बच्चे को क्रच में डाल दिया जाता है। और फिर ऑलरेडी वो स्कूल में, उसके बाद वो अगेन घर पे नहीं, तो कोई घर में अगर केयर टेकर ही नहीं है उसका, तो उसका बॉन्डिंग ऑब्वियसली बाहर ही कहीं पे होगा। और बाहर भी वो केयर तो नहीं मिलेगी जो पेरेंट्स देते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चों की पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती है। उसके बावजूद और एक कारण ये होता है कि घर में आने के बाद भी क्या होता है, दोनों जो पेरेंट्स है आपस में लड़ते हैं। इनकी लड़ाई ही बच्चा देखता है। और मैंने देखा है कि पेरेंट्स में बहुत बड़ा मिथ है, पेरेंट्स को लगता है बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो छोटा बच्चा है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल अपोजिट है सोचना। छोटे बच्चों में वो समझ नहीं आता है, वो ज्यादा घातक है। वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, ऑलरेडी उनमें जेनेटिक डिस्पोजल है, मतलब जो पेरेंट्स के जीन से वही बच्चों में है। तो अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं, अगर एंगर इशू है उनमें या कोई भी और इशू है, तो वो बच्चे में तो ऑलरेडी है ही। ऊपर से वो जो देख रहा है वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो आपको जो लग रहा है कि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। कॉपी करता है बच्चा बेसिकली ना, उसको समझ नहीं होती, ये तो उल्टा नेगेटिव पॉइंट है। जैसे इसके अलावा हम देखते हैं कि बच्चा एक टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन वो एक एज में आने के बाद थोड़ा सा अनएक्टिव हो जाता है, वो चीजों से भागने लगता है या अपने आप को मतलब एक साइड में एक पर्टिकुलर स्पेस में कवर अप करने की कोशिश करता है। तो वो किस रीजन से करते हैं? सॉरी, मतलब जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, उनके पेरेंट्स की लड़ाई वगैरह उन पर इतना इफेक्ट डालती है कि जिससे उन्हें बहुत ज्यादा इसका साइड इफेक्ट करता है। अब वो एक टाइम पे, एक एज पे अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना या इमोशनल बिहेवियर हो जाना उनका, ये भी देखा जाता होगा बहुत ज्यादा। सी इसमें क्या होता है कि जो बच्चों को ये इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे पेरेंट्स लड़ रहे हैं आपस में, इतनी ज़्यादा लड़ाई होती है कि डिवोर्स तक पहुँच जाते हैं, तो इस इवन वायलेंस भी होती है। तो ये सब देख करके जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या होता है, बच्चा जो है ये सब देख करके, मैंने जैसे बताया कि वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, कि वो खुद भी पहले तो वैसे ही पर्सनैलिटी के ट्रेट लेकर के आगे बढ़ता है। दूसरा ये होता है कि उसके अंदर जो है ये चीजें बहुत डीप डाउन चली जाती है, जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। वो कब आती है बाहर, टीनेज में या टीनेज के बाद जब और बड़ा हो जाता है, तब ये फैक्टर्स उसके बाहर आते हैं। और तब वो किसी से बात नहीं कर पाता है, अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है, सफोकेटेड फील कर रहा होता है।
और तब उसको महसूस होता है कि चाइल्डहुड के जो इश्यूज है वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे, चाहे वो करियर में, चाहे उसके अपने रिलेशनशिप में, कहीं पे भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, कॉन्फिडेंस भी लो होता है। और कई बार ऐसे बच्चे फिर इंट्रोवर्ट होते हैं ना, मतलब अपनी बातें नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते हैं। तो जब शेयर ही नहीं कर पाएंगे तो वो उसको हील कैसे करेंगे अपनी चाइल्डहुड के इश्यूज को। हम बता नहीं पाते, और फिर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमसे दूर भागता है, हमसे बात नहीं करता है, बट वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक लापरवाही की वजह से भी होता है। बिल्कुल, है ना, मेरा ही मानना है। इसके अलावा मैम बस हम देखते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा अप्रोच में है। मतलब लोग चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा अवेयर करें, कि पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। आजकल टीनेजर के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, हम कह लें पैनिक अटैक्स आना, स्ट्रेस रहना, तो ये भी बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल देखी जाती है। तो ये किस रीजन से होते हैं, आपके पास ऐसा कोई केस? यस, बहुत सारे केसेस आते हैं बच्चों में, ये बड़ों में तो आते ही ऑफ कोर्स, और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। तो बच्चों में बेसिकली ये देखा गया है कि एक तो मैंने जैसे बताया कि पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है, बच्चा जो है या तो उसके मैनर्स नहीं मतलब बिगड़ गए हैं, या तो उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, उसको जो इश्यूज आ रहे हैं उसकी तो बॉन्डिंग है ही नहीं पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे तो वो बोल ही नहीं पा रहा है। और वो छोटा बच्चा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या उससे गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो वो जो बाहर देख रहा है वो चीजें वो सीख रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, हम पॉजिटिव भी उतना ही देखते हैं तो नेगेटिव भी उतना ही देखते हैं, तो बच्चा तो नेगेटिव ही जल्दी कैच करेगा, तो वहां से ले रहा है। स्कूल में भी देख देख के जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो वहां से भी वो नेगेटिव चीजें लर्न कर लेता है। तो फिर ये होता है कि बच्चे सब नेगेटिव चीजें सीख रहे हैं, तो पढ़ाई ठीक से कर नहीं पा रहे, तो फिर एग्जाम के टाइम पे पैनिक अटैक्स आते हैं। दूसरा ये होता है कि कई बार पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा कि हाँ ये मेरा पड़ोस में या मेरा मेरा जो भी उनके कलीग्स हो गए, उनका बच्चा है, वो ये कर रहा है, उसको आईआईटी में एडमिशन मिल गई तो मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए, या मैं आईआईटी में गया हूँ तो मेरे बच्चे को भी होना चाहिए। हम पेरेंट्स ही एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा वो करते हैं। एक ट्रोल वर्ड हमने बहुत रील में भी सुना है कि फैमिली कहती है उसके बच्चे ने ऐसा करा है, तुम भी तो ऐसा कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते। बट वही चीज नहीं भूल जाते हैं कि उनका जो है माइंड आईक्यू वो अलग है, हमारे बच्चे का अलग है। तो वो कुछ और करेगा, हमारा बच्चा कुछ और करेगा। बट वो सोचते कि अगर उसने डॉक्टर बनाया तो ये हमारा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा। ये चीज फैमिली का बहुत रहता है। या फिर जो चीज मैं नहीं कर पाया तो वो अपने बच्चों में ढूंढते कि तुम मेरा ड्रीम पूरा कर लो। वो कैसे करेगा, उसका अपना इंटरेस्ट क्या है, उसका अपना आईक्यू लेवल क्या है। हाँ मैम, एक एक्सपेक्टेशंस हो गई। मतलब मेरा नॉर्मली ये हमारी फैमिली में हम देखते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स ने 50 इयर्स में किया है वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 25 इयर्स में कंप्लीट कर ले। बट और इसी की ही वजह से बच्चों को आज के टाइम पे डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उन्हें पता है कि यार हमारे पेरेंट्स की हमसे इतनी एक्सपेक्टेशन हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो उस स्ट्रेस में ही सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, मैंने बहुत देखा है। यस, आई थिंक ये भी रियल। और यहाँ पे पैनिक अटैक्स भी आते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, माइग्रेन्स शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों में इस तरह के डिप्रेशन जो आपने बोला वो शुरू हो जाता है। पेरेंट्स इस चीज़ को समझे कि हमें अपने बच्चों के साथ वैसे भी टीनेज जैसे स्टार्ट होती है 12 साल के बाद, बच्चों के साथ ना फ्रेंडली बिहेव करें। पेरेंटिंग का सबसे अच्छा रोल मैं आप सब दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि ना उनके साथ स्ट्रिक्ट रहा जाए, ना उनके साथ पैम्परिंग के साथ रहा जाए। बहुत ज्यादा पैम्पर्ड करते हैं कई बार बच्चों को ना, तो पैम्पर्ड करते हैं तब भी बच्चा आगे जाके प्रॉब्लम्स ही फेस करता है। और ना ही उसके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाए। कई बार पेरेंट्स ऐसे करते हैं पेरेंटिंग कि इग्नोर करते हैं, मतलब जो कर रहा है पता ही नहीं है। जैसे मैंने देखे केसेस कि फादर है और फादर को यही नहीं पता है कि मेरा बच्चा कौन से क्लास में पढ़ रहा है, तो ये तक पता नहीं, कभी पीटीएम में जाना नहीं पता, कई बार वो और सिटी में जॉब कर रहे हैं तो वो कुछ देख ही नहीं पाते, कोई बॉन्डिंग ही नहीं हो पाती उनकी। तो फिर ऐसे जो बच्चे हैं उनमें ये इश्यूज क्रिएट होने लगते कि पेरेंट्स की तरफ से पेरेंटिंग ही अच्छी नहीं है। ये इसका मिक्स होता है, बैलेंस वे की जो पेरेंटिंग होती है वो होनी चाहिए, जिसमें आप बच्चे को पैम्पर भी कर रहे हो, जहाँ पे नहीं बोलना है वहाँ पे आप उनको सिट्टी मना भी कर रहे हो, और कुछ जगह पे आप उनको इग्नोर भी कर रहे हो, उनको करने दे रहे हो ताकि वो सीखे, अपने आप भी सीखते हैं बच्चे। तो ऐसे सही पेरेंटिंग होगी तो अपने आप इश्यूज कम आएंगे। जैसे आजकल देखा जा रहा है मैम, एक सुसाइड अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो गए, जो टीनेजर में बहुत ज्यादा है। मतलब बच्चे चीजों मतलब वो चीज फेस नहीं करना चाह रहे, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर देते हैं। अगर हम इसे बात करें फैमिली प्रेशर की,
या रिलेशनशिप इश्यूज की, जो आजकल बहुत कॉमन है और हर जगह देखी जा रही है। मतलब हम ये कह लें कि इसका जो सबसे मेन जो रीजन है वो यही है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत है। सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो गया है कि अगर इसने सुसाइड करा, आजकल हम देखते हैं कि लोग सुसाइड करने से पहले लाइव चले जाते हैं इंस्टा पे, है ना, लाइव जाते हैं, सुसाइड कर लिया, उसके बाद वीडियो भी कौन बंद करेगा, उन्हें ये भी नहीं पता होता है। ये बहुत मोस्ट कॉमन हो गया है। और सुसाइड अटेम्प्ट के केसेस आपके पास आते होंगे, फिर उस टाइम पे आप कैसे, मतलब मेरा जो मेन क्वेश्चन हो गया कि आप कैसे ट्रीट करते हो। मतलब एक होता है मेडिसिन से ट्रीट करना, एक होता है थेरेपी से ट्रीट करना, मैनुअली ट्रीट करना, तो आप कैसे करते हो? पहले तो मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी कि सुसाइडल रेट्स जो है वो किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। तो बच्चों में ये बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात है। जैसे बच्चा टीनेज में, पहले टीनेज था कि बच्चा 11th-12th में जा रहा है, अब टीनेज का स्टार्ट हो रहा है, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा टीनेज उसकी स्टार्ट हो जाती, उसको वो सारी चीजें पता होती जो कि कॉलेज टाइम में जो फर्स्ट ईयर में बच्चा होता है तब पता चलती, और 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को पता चल रही है आज की तारीख में। तो कहना मुझे ये है कि बच्चों में जो सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं वो वजह यही है कि बच्चे इम्पल्सिव हो रहे हैं। और वजह ये है कि सोशल मीडिया में जब वो रील्स देखते हैं, इंस्टा पे वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उसमें मतलब कंटिन्यूस देखे जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट उनके ब्रेन पे पड़ रहा है और इम्पल्सिविटी बढ़ रही है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ रही है। तो उसमें कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर की जो है वो खत्म हो रही है उनकी। इसलिए फिर जैसे उनके माइंड में आया कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ या ये सही नहीं है, तो उनका इम्पल्स ये वर्क कर रहा है कि मुझे तो सब छोड़ देना है ना, गिव अप कर देना है। इवन जिस मार्क्स कमाए तब भी इम्पल्सिविटी काम करती है, या फिर पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, टीचर्स ने कभी कुछ बोल दिया, तब भी इतनी ज्यादा वो इमोशनल टॉलरेंस इतना कम हो गया, इतना जल्दी वो हर्ट हो जाते हैं कि तब भी वो इम्पल्सिवली सोचते कि नहीं हमें तो सुसाइड कर लेना, मेरे तो ना पेरेंट्स प्यार नहीं करते, मेरे पेरेंट्स ऐसे, मेरे पेरेंट्स वैसे। तो इतने एडवर्स या एडवर्स लेवल पे जाकर के सोचते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के सोच लेते कि खत्म हो गया अब सब कुछ। तो इस वजह से ये सुसाइडल रेट्स इतने बढ़ रहे हैं। या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट करते, कई बार बच्चे जस्ट अटेम्प्ट करते हैं, दिखाते हैं अपना अटेंशन सीख करने के लिए, इंस्टा में भी एक अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये भी काफी ट्रेंड बढ़ रहा है। एक बार ये देखा जाता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही है टीनेज में, तो उसमें भी इम्पल्सिविटी ज्यादा है, जिसमें कि बच्चा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अटेंशन, क्योंकि उनको बचपन से वो प्यार नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला पेरेंट्स का, उनकी चीजों को उन्होंने निगेटिव वे में लिया। बच्चों ने कई बार ऐसा भी होता है, तो उनको ब्लेम करता रहता है पेरेंट्स को, सिचुएशन को, और उसको ब्लेम करने में फिर वो इस तरह की एक्टिविटी करता है, सुसाइडल अटेम्प्ट करने की, दिखाने की कोशिश करना, मेरे लाइफ में था ऐसा, मेरे लाइफ में था ऐसा है, तो ब्लेम करना। तो हम लोग नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, ट्रीटमेंट जो क्वेश्चन आपने पूछा, जहाँ पे सिवियरिटी है कि पता है बच्चा जो है सचमुच में सुसाइड कर सकता है, तो हम ये असेस करते हैं कि किस लेवल तक है कि सुसाइड करने के चांसेस। तो पहले ये असेस करते हैं, रिस्क जिसको हम बोलते हैं, तो ये हम असेस करके उनके पेरेंट्स को या जो भी लव्ड वन है उनको बताते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसा लग रहा है तो ट्रीटमेंट, मतलब आप जो बात कर रहे हैं, मेडिसिन भी देनी पड़ती है। बट जहाँ पे ये रिस्क नहीं है वहाँ पे हम टॉक थेरेपी थेरेपी सेशंस के थ्रू करते हैं। तो थेरेपी में बहुत डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स है, थेरेपी डिफरेंट टाइप्स की है। जैसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, उसके बाद रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी करते हैं, रिलैक्सेशन के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स सिखाते हैं, उनको डीबीटी कराते हैं। डीबीटी एक बहुत अच्छी थेरेपी है जिसमें ये इम्पल्सिविटी जो है या इमोशनली हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, उसको हम मैनेज नहीं कर पाते अपने इमोशंस को, इतने एकदम दो पोल्स में जब हमारे इमोशंस रिएक्ट कर जाते हैं तो उनको कैसे मैनेज करना। तो डीबीटी ये टेक्निक थेरेपी जो है इसके थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आई थिंक थेरेपी इज गुड फॉर चिल्ड्रन, टीनेज, और पेरेंट्स को समझना चाहिए जितना हो सके जल्दी असेस भी करना चाहिए और थेरेपी लेनी चाहिए, ताकि उनका आगे का भविष्य अच्छा बने। हमारा जो यूथ है वही तो मेन है ना। इसके अलावा मैम जैसे हम देखते हैं कि आजकल एक बहुत कॉमन वर्ड है, जैसे कि हमने फर्स्ट पे भी डिस्कस किया था, पीसीओडी। तो ये क्या है? और बेसिकली अगर हम रील्स की बात करें, सोशल मीडिया की तरफ बात करें, तो लोगों को लगता है कि ये नॉर्मली है, इसलिए कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल एक हैबिट हो जाता है, ये एक हैबिचुअल है कि अगर ये सामान उल्टा है तो इसे सीधा कर दो, या इस साइड है तो इस साइड कर दो।
तो मतलब ये भी मिथ है आई थिंक, ये एक कोई इसका साइंटिफिक रीजन होगा। मैं बताती हूँ इसमें। एक तो आपने पीसीओडी का बोला कि आजकल पीसीओडी पीसीओएस काफी बढ़ रहा है, फिर मेनोपॉजल इश्यूज भी है। तो ये सब हार्मोन्स जो इम्बैलेंस हो रहा है हमारी बॉडी में, उसके ये सिम्टम्स है और बीमारियां हैं। तो ये होते भी क्यों है, हार्मोन्स इतना इम्बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि इस एज में जाकर के उनको प्रॉपर नरिशमेंट या पेरेंटिंग नहीं मिलती है। जैसे मैंने बोला कि इस एज में आके पेरेंट्स को सबसे पहले होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के साथ एज ए फ्रेंड बिहेव करना चाहिए, एज ए फ्रेंड रहना चाहिए। इस एज में आप अगर उनको स्ट्रिक्टली कोई चीज कोशिश करोगे इम्प्लीमेंट करने की, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं। तो उनके लिए अपने आप में अंदर से एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो वो ऑलरेडी एक स्ट्रेस को सफर कर रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं। आपको पेरेंट्स को ये होना चाहिए कि हमें उस स्ट्रेस को डील करने में उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो हेल्प कैसे करोगे? आप उनके साथ एज अ फ्रेंड, मतलब आप ये सोचोगे कि आज की तारीख में उनको कौन कौन सी ऐसी चीजें जिससे उनको डील करना पड़ रहा है। आप देखोगे बाहर का माहौल कैसा है, उसके बाद इंटरनेट है, उसके बाद एक्सपोजर, जिसको बोल रही हूँ, एक्सपोजर कितना ज्यादा है, सोशल मीडिया है, बाहर का माहौल। तो इन सब चीजों को ऑलरेडी डील कर रहा है। उसके बाद उसका टीनेज भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है 6 स्टैंडर्ड से। तो फिर इनको डील करने के लिए पेरेंट्स को हेल्प करनी चाहिए, एज ए फ्रेंड उनके साथ बात करनी चाहिए। तो इसी एज में जो मैं बात कर रही हूँ, इस वजह से उनका हार्मोन्स डिस्टर्ब होता है। उसी का ये लक्षण है पीसीओडी, जो कि आप दर्शक सभी जानते ही होंगे कि कैसे बचपन से ही आजकल पीसीओएस पीसीओडी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसमें कि और ज्यादा फिर मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, एंगर इशू बढ़ते हैं। फिर जो हम बात करें सुसाइडल अटेम्प्ट वाले या सेल्फ हार्म के इश्यूज बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा घर में होता है, बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और ज़्यादा इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया पे रहते हैं। तो ये इश्यूज अगेन पीसीओडी में ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो मैं बात कर रही थी मेनोपॉज की, तो उसमें भी इसी तरह से होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है। तो उस टाइम पे हमारी मेंटल हेल्थ की ध्यान रखना, फिजिकल हेल्थ की ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज हमें मेंटल हेल्थ के इशूज टाइम पे बहुत सफर करना पड़ता है। हम जैसे एक नॉर्मल सी चीज है, हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स हैं, मतलब आज के टाइम पे तो हर पेरेंट अपने बच्चे को एक बेस्ट लाइफ देना चाहता है। तो इस तरीके से काफी सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चे को बचपन से एक अच्छा लाइफ स्टाइल देते हैं, अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छा खिलाना, अच्छी जगह ले जाना। बट एक एज के बाद बच्चे को वो चीज पैम्पर करना बंद कर देते हैं। अब कह लें कि सेकेंड चाइल्ड आ गया, इस वजह से होता है। तो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बैठ जाता है कि नहीं, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो सेकेंड या जो इनके भाई बहन है उनको बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, लाइक प्यार कर रहे हैं। तो ये भी ऐसे भी केसेस आपके पास आई थिंक आते होंगे। हाँ, हर बार ये एक्सट्रीम लेवल पे जब होती है चीजें ना, तब बच्चे में वो इनसिक्योरिटी काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है। और वो डेवलप होते होते फिर ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स को अपनी दुश्मनी मानने लगते हैं, है ना, और अपने भाई को भी या बहन को भी। तो वहाँ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे भी अगेन थेरेपी की ज़रूरत है। अगर इसी लेवल पे हम थेरेपी सेशन ले लें, उनका ये ट्रॉमा हील कर लें। और आप देखो ना कि पेरेंट्स खुद इतने बिजी है, तो वैसे भी कहाँ टाइम दे पाएंगे, ये वो समझ तक नहीं पाते कि बच्चे को इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटर ऑप्शन है ना कि प्रोफेशनल की हेल्प लेके उस चीज़ों को ठीक किया जाए, जब आपके पास भी टाइम नहीं है। इसके अलावा आजकल एक बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, मैरिड लाइफ में भी इश्यूज आ रहे हैं, है ना। मैरिड लाइफ में हम देखते हैं कि आजकल सुसाइड अटेम्प्ट्स मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हो गए हैं, जो बेसिकली बहुत मतलब कह लें इनकी फैमिली को बहुत हार्ट करते हैं या बहुत हार्ट ब्रेकिंग होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे जिसका बच्चा है, मतलब पति ने सुसाइड करा तो मतलब वाइफ सिंगल रह गई, बच्चे को कौन पालेगा। वाइफ ने करा तो हस्बैंड है। तो उस टाइम पे कैसे और वो क्यों करती है ऐसा? वो क्यों करते हैं, इसका रीजन तो वही है कि अगेन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई हो रही है, जो कि वो अब समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से ये सुसाइडल रेज बढ़ रही है, या उनके अपने कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं। हो सकता है कि हस्बैंड है और उसके करियर में उसको इश्यूज आ रहे हैं, जो कि हम न्यूज़पेपर में देखते हुए नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो ऐसे ऐसे केसेस जो हुए हैं, हो रहे हैं। तो ये स्ट्रेस को अगर हम हैंडल नहीं करेंगे तो आगे चल के इसी तरह के प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं। तो जब हमें ये एक अच्छी पॉइंट है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जैसे हमारे पास हेल्थ चेकअप के लिए भी आते हैं कंपनी से। तो हम क्या कराते हैं, इनको एक फॉर्मेट देते हैं, एक क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें हम असेस कर सकते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ कहाँ है, हम कहाँ पर है, हम अच्छी मेंटल हेल्थ की स्कोर में है, या फिर हमारी मेंटल हेल्थ इम्पेयर हो रही, माइल्ड फॉर्म में या मॉडरेट फॉर्म में या सीवियर फॉर्म में।
तो हमें ये बीच बीच में असेस करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर हम बीच बीच में ही असेस कर ले इस क्वेश्चनर के साथ, या जनरल कुछ सिम्टम्स है, मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो रही है उसको समझने के लिए, उनको हम बार बार बीच बीच में असेस करते रहे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ खराब हो रही है हमारी। जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए भी चेकअप करवा लेते हैं, या कुछ सिम्टम्स से भी हम समझते हैं हाँ मेरे को शायद तकलीफ हो रही, ऐसे मेंटल हेल्थ का भी चेकअप अपने आप हम करते रहे तो ये होगा कि आपकी कंडीशन बहुत खराब होने से पहले ही आप उसको ठीक कर लोगे। हमेशा बहुत लेट करने से बेटर है कि आप जल्दी उसकी ट्रीटमेंट ले लें या जल्दी अपने आप को भी ठीक कर ले। अपने आप भी हम कई सारे ऐसे टेक्निक से इसको ठीक कर सकते हैं, तो उनको अप्लाई करें बस इस लेवल पे, माइंड लेवल पे। और ये करने से होगा कि ये जो एडवर्स सिचुएशन हम देख रहे हैं, सुसाइडल रेट्स या डिवोर्स, है ना, तो ये कम हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो हमारी ऑडियंस है इसको इसमें ना मैं एक पॉइंट बस ये आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ना हम जैसे टीन एज में बच्चे ना जस्ट एक अट्रैक्शन होता है और उसी को प्यार समझ लेते हैं और शादी कर लेते हैं, तो ये रोके, थोड़ा प्रैक्टिकल भी बने, थोड़ा मैच्योर होकर के डिसीजन ले। फर्स्ट साइट लव ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझे। ज़्यादातर देखा जाता है लव मैरिज में ही ये इश्यूज ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, उनका इतना ज़्यादा एक दूसरे पे अधिकार रहता है कि वो फिर बाकी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, तो वहाँ पे कुछ मैनर्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो मेंटेन करनी पड़ती जो ये दोनों नहीं कर पाते, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक तो ये कोशिश करें, अवॉइड करें। दूसरा ये है कि कॉम्पेटिबिलिटी चेक करें जब करते हैं, और शादी होने के बाद एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिज लाइफ। क्यों? इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्टॉप। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।